हेलो एवरीबॉडी, मैं उत्सव गारा द अकेडमी सिविल सर्विसेज में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 12 का पोइट्री सेशन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चों को आने में असुविधा हो रही है, बच्चे आ नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से वे बच्चे जिनका इंग्लिश वाला पोर्शन छूट गया है और अन्य बच्चे भी जो इससे अपना लाभ ले सकते हैं, वो अपना लाभ ले सकते हैं। तो आइए क्लास 12वीं का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक काफ़ी मज़ेदार पोएम है, उसकी शुरुआत करते हैं। इसके लेखक वाल्ट व्हिटमैन है। इस पोएम को उस समय लिखा गया था जब अमेरिका में सिविल वॉर की स्थिति चल रही थी। वाल्ट व्हिटमैन का संबंध अमेरिका से है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने सिविल वॉर के समय लोगों को अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए, अपने देश प्रेम के लिए प्रेरित किया था। उसी का कुछ लाइन हमारे कविता में दिया गया है। वास्तव में यह कविता इससे बड़ी है, लेकिन इसमें उसके कुछ भागों को काट छाट कर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। चलिए देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वे खुद ही सेलिब्रेट करते हैं, वो खुद ही जश्न मनाते हैं, खुद ही खुशी मनाते हैं। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाना गाता हूँ, खुद में ही मैं गाता हूँ। यानी कि कवि सबसे पहले यहाँ पर लोगों को अपने अंतरात्मा में खुश रहने और अपने आप से बात करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो मैं सोचता हूँ वही तुम सोचते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे देखने की बात यह है कि इस दोनों पंक्ति को हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही आप सोचेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक परमाणु जो हमसे संबंधित है, यानी कि बिलोंगिंग टू मी, यहाँ कवि का कहना है कि प्रत्येक परमाणु जो कवि से संबंधित है, जो उनसे संबंधित है, उसी परमाणु से बाकी अमेरिकन लोगों का भी निर्माण हुआ है। यानी कि वे भी उसी मिट्टी के बने हुए हैं, कवि भी उसी मिट्टी के बने हैं जिस मिट्टी के अन्य अमेरिकन्स बने हुए हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से वे पेट्रियोटिज्म की भावना अमेरिका के लोगों में भरना चाहते हैं। आगे है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं भटकता हूँ। लोफ हम लोग जानते हैं, लोफर एक शब्द होता है। लोफर मतलब जो इधर उधर भटका करते हैं, उसे लोफर कहते हैं। तो ये लोफ से ही बना है। लोफ मीन्स भटकना, लोफ मीन्स भटकना। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यहाँ पे कवि का ये कहना है कि कवि अपने अंतर आत्मा में भटकते हैं और अपने ही सोल यानी कि अपनी ही आत्मा को इनवाइट करते हैं, खुद से खुद में वो बात करते हैं। आई लीन मतलब होता है झुकाव होना, झुकाव होना। आई लीन एंड लोफ, वही बात फिर से कही गई है। एट माई ईज, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। अपनी सुविधा के अनुसार। ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। जैसे गर्मी के ऋतु में यदि हम लोग सुबह सुबह घास पर टहलने के लिए जाते हैं, सुबह या शाम, तो घास के कांटा को हम अनुभव करते हैं और उस पर आराम से टहलते रहते हैं। इसी बात की चर्चा अपने हृदय में करते हुए कवि ने इस पंक्ति को लिखा है। यानी कि जैसे लोग गर्मी के दिनों में घास पर चलकर अपने आप को आनंदित करते हैं, घास को एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे ही कवि अपने अंदर आत्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंतरात्मा की बात को सुनते हैं और अपनी सुविधा अनुसार, उनका जहाँ मन होता है अपनी सुविधा अनुसार अपनी अंतर आत्मा में वो वहाँ भटकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार सोचते हैं। माई टंग,
मेरा जीव, यहाँ पे कवि का कहने का मतलब है कि कवि का जो लहजा है, कवि का जो जुबान है, कवि का जो बोली है, यानी कि वो अमेरिकन लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उनकी जो भाषा है, माई टंग, मेरी भाषा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का प्रत्येक कण, फॉर्म, ये फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म फ्रॉम दिस सोल, दिस सॉइल, सॉरी सॉइल मीन्स मिट्टी। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरी भाषा, मेरे खून का एक एक कतरा ये इसी मिट्टी का बना है, मतलब अमेरिका की मिट्टी का बना हुआ है। द एयर, इस एयर से बना हुआ है, इस हवा से बना हुआ है। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे इस पंक्ति को हम एक साथ पढ़ेंगे। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स मतलब कवि का जन्म यहाँ हुआ है, अमेरिका की मिट्टी पर हुआ है, उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स द सेम, बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम मतलब उनके माता पिता का जन्म उनके माता पिता से हुआ है। यानी कि यदि यहाँ पे कवि का कहना है कि कवि अपने माता पिता की बात कर रहा है, तो यहाँ कवि अपने दादा दादी की बात कर रहा है। आर देयर पेरेंट्स द सेम, फिर उनकी माता पिता की, कवि के दादा दादी के माता पिता की बात हो रही है। मतलब कवि का ये कहना है कि कवि के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ऐसे पूर्वजों की परंपरा चलते आ रही है। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से भी कवि पेट्रियोटिज्म की भावना दर्शा रहे हैं। पहले ही हम बता चुके हैं कि यह पोएम उस समय में वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है जब अमेरिका में सिविल वार की स्थिति थी, गृह युद्ध की स्थिति थी। इस समय में जरूरी था कि कुंठित विचारधाराओं को छोड़कर देश प्रेम की बात की जाए, आध्यात्म की बात की जाए। उसी तरह से यूं कर लें तो ये ऐसा दौर चल रहा था जब अमेरिका में भी भक्ति आंदोलन की जरूरत थी। जैसे हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन हुए, कई चरणों में हुआ, प्राचीन काल में भी हुआ था और आधुनिक काल में भी हुआ, तो इसी मध्यकाल में भी हुआ था। तो इसी तरह से एक आंदोलन हुई। हालांकि यदि वाल्ट विटमैन की बात की जाए तो ये कविता लिखने के बाद कुछ तबके के लोग जैसे पोप और पादरी इनका विरोध भी किए थे, तो ये होना तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये कवि का ये कर्तव्य है, यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि लोगों की आत्मा को जगाना चाह रहे हैं, लोगों में देश प्रेम की भावना जगाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं। आई नाउ 37 years old, इस पंक्ति को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। मैं अब 37 साल का हो चुका हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बीइंग, और 37 साल की अवस्था में भी मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ। होपिंग, आशा करता हूँ कि टू सीज नॉट टिल डेथ, हालांकि सीज का यदि मतलब लगाते हैं तो सीज मतलब भी मृत्यु होती है, मृत्यु या समाप्त हो जाना। लेकिन ये कविता है तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि मृत्यु या समाप्त होने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक मैं मर नहीं जाता हूँ, मतलब मेरे देह का अंतिम रूप से देहावसान नहीं हो जाता है, तब तक मैं स्वस्थ अवस्था में जीऊंगा और इसी तरह से जीता रहूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल इन अबेयांस, ये पंक्ति समझने वाली है। यहाँ पे कवि अपना निचोड़ डाल रहे हैं, काफी विवादास्पद कथन भी है, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। क्रीड्स, क्रीड्स मतलब होता है अवधारणा, क्रीड्स अवधारणा, क्रीड्स अवधारणा। स्कूल्स, स्कूल्स सोच, यानी कि हमने जो अवधारणा प्राप्त किया है यहाँ के पोप के द्वारा, पादरी के द्वारा, चर्च के द्वारा, जो अवधारणाएं हमें मिली है या और भी तरह की कोई गलत अवधारणाएं, यूँ कह लीजिए कि कुरीतियाँ या अंधविश्वास, इस तरह की जिस अवधारणा की हमें जरूरत नहीं है उसे अबयांस, अबयांस का मतलब होता है ठहराव, ठहराव। तो ठहराव को यदि हम देखेंगे पोएम की भाषा में तो कवि ये कहना चाह रहा है कि छोड़ देना चाहिए, हमें जो अनावश्यक चीजें हैं उन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए। रिटायरिंग बैक, रिटायरिंग, रिटायरिंग रूम होता है, स्टेशन वगैरह पे देखते होंगे रिटायरिंग रूम। तो रिटायर का मतलब होता है, अर्थ होता है एकांत। तो हम जब
रिटायरिंग बैक, हम एकांत में आकर जब पीछे देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस सेंटेंस को अलग देखेंगे, ए वाई, बैक ए वाई, इस सेंटेंस को हम एक साथ देखेंगे। जब हम एकांत में आते हैं तो हम पाते हैं कि सफिशिएंट, पर्याप्त है, एट व्हाट दे आर, यानी कि हम जो है, वास्तव में जो हम है, हमें जो प्रकृति से प्राप्त हुआ है, हम उतने में ही सेटिस्फाइड है। हमें अनावश्यक क्रीड्स, अवधारणाएं पालने की, अनावश्यक स्कूल्स, अनावश्यक सोच पालने की हमें आवश्यकता नहीं है। बट नेवर फॉरगेटन, अब यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि ये कॉमा है और ये कॉमा है। ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबयांस एंड बट नेवर फॉरगेटन, ये दोनों चीज आपस में जुड़ जाता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें जो अवधारणा और सोच मिली है, हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन भूलना चाहिए। इसलिए ये पंक्ति बीच में लिखा गया है। रिटायरिंग बैक, जब हम पीछे आकर देखते हैं, एकांत में आकर देखते हैं, जब हम अध्यात्म में अंतरात्मा की बात सुनते हैं, तब हम पाते हैं कि हमें प्रकृति के द्वारा जो मिला है वो सफिशिएंट है। सफिशिएंट, सफिस्ट मीन्स पर्याप्त, वो पर्याप्त है। आई हार्बर, हार्बर मतलब स्वीकार करना, और हार्बर मतलब बंदरगाह भी होता है। तो आई हार्बर, मैं स्वीकार करता हूँ, फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा सभी को स्वीकार करता हूँ। ये भी काफी मार्मिक बात, काफी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बात कवि ने कह दिया है कि मैं अच्छा और बुरा दोनों को स्वीकार करता हूँ। हो सकता है जिस चीज को हम अच्छा कह रहे हो वो दूसरों की नजर में बुरा हो, और जिसे हम बुरा समझ रहे हो वो I permit to speak at every hazard. I permit to speak at every hazard. मैं आदेश देता हूँ, कभी किसको आदेश देंगे? खुद को, मतलब speak to बोलने, to speak बोलने के लिए, at every hazard, प्रत्येक खतरा में मैं खुद को बोलने की इजाजत देता हूँ। मतलब कभी ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कुछ भी अनावश्यक होता है या ऐसा कोई चीज है जहां पर मुझे बोलने की आवश्यकता है और वो गलत चीज है, गलत के विरुद्ध मुझे बोलने की आवश्यकता है, तो मैं बोलूंगा। और इसी ये बोल ही रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है जब सिविल वॉर की स्थिति है, गृह युद्ध का समय है, और इस स्थिति में कवि अपनी बातों को रख रहे हैं। अंतिम में कवि प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं और अध्यात्म और प्रकृति, इस पूरे कविता में देश प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति भरी पड़ी है। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, वो उनका कहना है कि हमें प्रकृति के साथ विदाउट चेक, मतलब अबाध रूप से, बिना रुके हुए, अबाध रूप से बिना रुके हुए उनकी एनर्जी के साथ हमें, उनकी मूल एनर्जी के साथ हमें बह जाना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कविता सबसे पहले तो खुद में कंसंट्रेट करता है, कवि अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए कहता है, फिर ये देश प्रेम की भावना को जगाता है, फिर ये अध्यात्म की भावना को जगाता है, और अंत में यह प्रकृति के साथ जोड़ता है। तो इस तरह से ये इस कविता का हम हिंदी मीनिंग समझ लिए। इसका एक्चुअली में हिंदी मीनिंग लोग, यदि बच्चे ठीक से समझ जाए तो इसका समरी तैयार किया जा सकता है।